नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैट पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएसआईटी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12 फरवरी 2023 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आज की इस क्लास को पूरा देखते हो तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि आपके 10+ क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में एज इट इज आपको छपने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो आपकी एक मैराथन क्लास होने वाली है। तो फिर आपसे वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन के अंदर पेश किया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर के अंदर लगने वाली एक चिप होती है। एंड दोस्तों इसका यूज जो है वो आपकी प्रथम पीढ़ी के अंदर किया गया था, सेकंड पीढ़ी के अंदर किया गया था, तृतीय पीढ़ी के अंदर किया गया था, चतुर्थ पीढ़ी के अंदर किया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो यूज है वो आपकी चौथी पीढ़ी यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंदर इसका यूज किया गया था। दोस्तों आपको सारी की सारी पीढ़ियों का बता देता हूँ कौन सी पीढ़ी के अंदर किस चीज का यूज किया गया था। बात करें आपकी पहली पीढ़ी के अंदर, तो पहली पीढ़ी के अंदर आपके वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ। वैक्यूम ट्यूब जो है उसके अंदर आप वैक्यूम ट्यूब जो है वो आपकी प्रथम पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। बात करें आपकी द्वितीय पीढ़ी के अंदर, तो द्वितीय पीढ़ी के अंदर आपकी यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर का जो यूज है वो आपकी सेकंड पीढ़ी के अंदर किया गया था। तृतीय पीढ़ी के अंदर जो है आपके आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो कि आपकी सिलिकॉन की बनी होती है उसका इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आईसी जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है। दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है यानी कि आईसी जो चिप होती है वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। चौथी पीढ़ी के अंदर आईसी प्लस वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। आईसी प्लस वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर का आप चौथी पीढ़ी के अंदर इस्तेमाल किया गया था। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होती है, पूछा हुआ क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो होता है वो आपकी वीएलएसआई की फुल फॉर्म होती है। आईसी और प्लस वीएलएसआई का जो इस्तेमाल किया गया था वो आपकी चौथी पीढ़ी के अंदर किया गया था। आई होप आपको समझ बैठा होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता आईक्यू होता है, यानी कि आपको बता देना कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता क्या होती है, यानी कि उसका आईक्यू लेवल क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया 0 उसके अंदर दिया है, 50 उसके अंदर दिया आपको, 100 उसके अंदर दिया आपको एस्टिमेट। तो दोस्तों बुद्धिमत्ता यानी कि कंप्यूटर के अंदर बुद्धि कितनी होती है आपको ऐसे पूछ रहा है ये। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बुद्धि जो होती है कंप्यूटर के अंदर कुछ भी नहीं होती है, यानी कि बुद्धि उसके अंदर होती नहीं है। जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए वो उसका करेक्ट आंसर है, 0 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसके बिना कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दिया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसके अंदर दिया ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो रन करते हैं। एंड दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर क्या करते हैं, रन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मंच होता है जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, रन कराने के लिए, वर्क कराने के लिए एक मंच प्रदान करता है, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि आपके iOS होता है, उसके अंदर आपके मोबाइल ओएस के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड होता है, कंप्यूटर के बारे में बात करें तो आपके विंडोज होता है, लिनक्स होता है, विंडोज एनटी होता है, भी काफी सारे जो है वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आईआरसी का अभिप्राय क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है, आईआरसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया इंटरनेट रिले चैट, उसके अंदर आपको इंटरनेट रिपीट चैट, उसके अंदर दिया इंटरनेट रिप्लाई चैट। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन डी दिया आपको, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईआरसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट रिले चैट। किस काम आती है, जैसे अगर आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पे जो चैटिंग करते हो, स्काइप वगैरह पे जो चैटिंग करते हो वो आपके क्या कहलाती है, यानी जिस जो प्रोटोकॉल वहाँ पे फॉलो हो रहा होता है उसको बोला जाता है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कंप्यूटर की एक नई भाषा जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के एनिमेशन और गेम्स के लिए बना गया है, यानी कि एक ऐसी कौन सी कंप्यूटर भाषा है इन चारों में से जो कि जिस पर आप गेम खेल सकते हो, उसके अंदर आपके वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया जावा, उसके अंदर C++, उसके अंदर सी, उसके अंदर HTML। मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। जावा जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कीपैड मोबाइल भी चलाया या फिर कंप्यूटर भी चलाया, तो दोस्तों उसके अंदर जावा के गेम्स आते हैं आपके। C++ एक हाई लैंग्वेज होती है, सी आपकी एक लैंग्वेज होती है। उसका बात करें HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। किस काम आता है दोस्तों, आपने जो भी कोई वेबसाइट पढ़ते हो, यानी जिस भी कोई वेबसाइट आप देखते हो वो वेबसाइट जो होती है वो HTML पेज से बनी हो रही होती है, यानी कि वेब सर्वर बनाने के लिए काम आता है, वेबसाइट बनाने का काम आता है HTML। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि कीबोर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने में सुविधा उपलब्ध कराता है। दोस्तों इस क्वेश्चन अंदर आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों आप उसको कहाँ पर सर्च करते हो। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया वेब ब्राउजर में, उसके अंदर दिया वेब सर्वर पर, उसके अंदर दिया सर्च इंजन पर, उसके अंदर दिया राउटर्स। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर बात करें वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर के अंदर आपका सर्च इंजन होता है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो। ठीक है,
उसके हम बात करें वेब सर्वर आपका एक वेबसाइट ही होती है एक तरीके से, ठीक है। तो वेब सर्वर भी इसका आंसर नहीं होगा, वेब ब्राउजर नहीं होगा, क्योंकि वेब ब्राउजर पर आप सर्च नहीं करते। वेब ब्राउजर के अंदर आपका एक सर्च इंजन होता है, उस पर सर्च करते हो। इसके अंदर आपको सर्च इंजन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें आपके राउटर्स की, तो दोस्तों राउटर्स जो होता है वो आपके यातायात नियंत्रण प्रणाली के अंदर काम आता है। अगर आपने ट्रैफिक पे देखा होगा कि रोड लाइट वगैरह जो चलती है वो आपके राउटर्स की मदद से क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ठीक है। बात करें आपके, अगर यहाँ पे मान लो कि आपको वेब ब्राउजर दिया होता, सर्च इंजन नहीं दिया होता, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता वो होता आपका ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सर्च इंजन दिया हुआ है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के बाद में उसकी पीडीएफ जनरेट करने में, उसके अंदर इसको वीडियो को बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में, ठीक है। तो इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे से पूछा है कि आईएम का मतलब क्या है, ठीक है। आईएम का आपको फुल फॉर्म बतानी है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है, इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है इंस्टेंट मैसेज, उसके अंदर इंस्टेंट मैसेजिंग, उसके अंदर इंस्टेंट वैल्यू, उसके अंदर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ईमेल के अंदर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल के अंदर क्या करते हो आप, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हो, यानी कि उससे बातचीत करते हो, यानी कि ऑप्शन जो बी है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं ईमेल की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि सीवीवी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मैं बता दूं सीवीवी होता क्या है आखिरकार। तो दोस्तों अगर आपने कभी एटीएम कार्ड देखा होगा, या क्रेडिट कार्ड देखा होगा, डेबिट कार्ड देखा होगा, रुपए कार्ड देखा होगा, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि उसके कार्ड के पीछे 3 डिजिट जो होता है वो आपको दिखते हैं, और 3 डिजिट जो है वो आपके सीवीवी नंबर कहलाते हैं। इसके बिना आपका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता ऑनलाइन, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर लो, चाहे क्रेडिट कार्ड से कर लो, या फिर रुपए से कर दो। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है कि सीवीवी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, उसके अंदर दिया कार्ड वैल्यूएशन वेरिफिकेशन, उसके अंदर दिया कार्ड वैलिडिटी वेरिफिकेशन, उसके अंदर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो है इसका करेक्ट आंसर है। सीवीवी नंबर जो आपके एटीएम कार्ड के अंदर होता है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीवीवी नंबर जैसे आप डालोगे उसके अंदर आपसे एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल पे। ओटीपी आने के बाद में जो है आपका कोई ट्रांजेक्शन हो पाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि रुपए कार्ड किसने जारी किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं रुपए कार्ड क्या होता है। रुपए कार्ड जैसे कि आपका एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर काम आता है, ठीक है। आपको बताना है कि रुपए कार्ड जो है वो किस विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो दिया आपको एनपीसीआई, उसके अंदर दिया आपको मेस्ट्रो, उसके अंदर दिया एसबीआई, उसके अंदर दिया आरबीआई। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट, ठीक है। मेरे पास स्क्रीन छोटी इस कारण से मैं लिख नहीं पा रहा पूरा, आप जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड जो है वो उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल वास्तविकता में बदलने के लिए शुरुआत की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा नई पहल कौन सी है जिसके अंदर आपकी डिजिटल शिक्षा के अंदर सुधार किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया राजस्थान ई ज्ञान, उसके अंदर दिया सुर ज्ञान, उसके अंदर दिया राज्य समाधान, उसके अंदर दिया समाधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राज्य ज्ञान। राज्य ज्ञान जो है डिजिटल शिक्षा के अंदर क्रांति के लिए आपको लॉन्च किया गया था, ठीक है। दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस पूरी क्लास को देख लेते हो तो दोस्तों आपको वहाँ पे 10+ क्वेश्चन आपके जो पेपर उसके अंदर एज इट इज छपे मिलेंगे, ठीक है। आपके आज की क्लास और कल जो है वो आपकी एक मैराथन क्लास आने वाली है, उनको जरूर देखना है दोस्तों। पेपर के पहले भी आपकी एक क्लास आएगी, उन तीनों क्लासों को अगर आप देखोगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 80% से अबव तो बनेगी, इससे नीचे बनने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारी सारी वीडियोज़ देख जाते हो, यानी कि 16 वीडियोज़ टोटल अपलोड है अब तक RCIT, अगर आप उन सबको देख जाते हो तो दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ 90% से नीचे नहीं बनेगी आपकी। अगर आप इन 3 वीडियोस को देखोगे तो आपकी 80% से कम नहीं बनेगी। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि नागरिक SSO पंजीकरण किस विकल्प द्वारा कर सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि SSO पंजीकरण यानी कि SSO रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूं SSO होता क्या आखिरकार। SSO एक आईडी होती है जिसके अंदर आप राजस्थान सरकार किसी भी सरकार द्वारा जो भी योजना चल रही है उसका लाभ उठा सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। उसके अंदर अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करते हो दोस्तों आप SSO आईडी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब SSO के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले दिया आपको भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड बिल्कुल कर सकते हो आप इससे। फेसबुक के आईडी से कर सकते हो, उसके अंदर आधार कार्ड, जीमेल अकाउंट से कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है उपरोक्त सभी भी वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि EVM का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इकोनॉमिक वोटिंग मशीन, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मास्टर, उसके अंदर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों EVM जो कि आपका एक वोटिंग सेंटर है, यानी कि जहाँ पे भी आपके वोट डलते हैं उसके अंदर आपकी मशीन आजकल यूज आती है। तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं दिया था उन सबका करेक्ट है,
ठीक है दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे होंगे मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको लाइन टू लाइन बता जा रहा हूँ। इस कारण से अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारी मेहनत के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन दिया वो आपसे ऐसे पूछाएगी, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप जैसे यूजर हो, अगर आप कोई वेबसाइट पर अपनी क्या कर रहे हो, कोई भी सर्च करते हो तो दोस्तों आपको वहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी आती है कि वेबसाइट एज एक्सेप्टेड कुकीज। तो दोस्तों इसके अंदर आपसे ऐसे क्या पूछता है कि कुकीज जो है वो आपकी एक्सेप्टेड कर रहा है, यानी कि कुकीज क्या होता है, आपकी जो यूजर की यानी कि आपकी खुद की जो जानकारी होती है वो आपकी कुकीज होती है, ठीक है। जो भी आपकी जैसे भी आप जो भी सर्च करते हो उससे रिलेटेड जो है वो आपको ऐड दिखाने लग जाता है बार बार। तो दोस्तों वो क्या कर रहा है, आपकी जो जानकारी है, पर्सनल जो डेटा है उसको क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। यानी कि यूजर के बारे में जो सूचना संग्रहित करता है उसको बोल जाता है आपकी कुकीज, ठीक है। फाइल क्या होती है आपकी, नॉर्मल एक आप फाइल जानते होंगे। उसके बाद बात करें वेबसाइट पर आपको कुकीज देखने को मिलती है, टेम्पलेट आपका कुछ नहीं होता है, एक डिजाइन होता है, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछाएगी, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रक्रिया पर कार्य कर रही हो तो तब क्या कहलाती है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक से अधिक प्रोसेसिंग काम कर रही है तो दोस्तों उसको बोल जाता है आपकी मल्टीटास्किंग। दोस्तों ध्यान रखना, उसको बोल जाता है आपकी मल्टीटास्किंग, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको इस वर्ड को क्लियर कर देना चाहता हूँ, मल्टीटास्किंग क्या होती है और मल्टी ग्रेडिंग क्या होती है। इसके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर जैसे आपकी कोई ये जो है वो आपकी कोई ऑपरेटिंग प्रणाली है, अगर ये एक से अधिक कार्य करते हैं तो दोस्तों इसको बोल जाता है मल्टीटास्किंग। अगर बहुत सारी ऑपरेटिंग प्रणाली मिलकर एक कार्य करते हैं दोस्तों उसको बोल जाता है आपकी मल्टी ग्रेडिंग, ठीक है, ध्यान रखना। एंड दोस्तों बात करें आपकी बूटिंग क्या होती है, तो दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर को रीबूट करते हो तो दोस्तों वो जो रीबूट करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कहलाती है बूटिंग। एंड दोस्तों आप जो है सीडी वगैरह पे जो भी लिखते हो, यानी कि उसके अंदर जो भी आप अपना डाटा डालते हो उसको बोल जाता है आपकी बर्निंग, ठीक है, ध्यान रखना। बर्निंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। एंड दोस्तों इस बार जो आपके चांसेस है वो आपके बूटिंग एंड इन दोनों को से बनते हैं, तो इस कारण से इन दोनों को ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है, यानी कि डेजी व्हील किस प्रकार का प्रिंटर। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया मैट्रिक्स, उसके अंदर इम्पैक्ट, उसके अंदर लेजर, उसके अंदर मैनुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है डायनामिक रैम, उसके अंदर स्टैटिक रैम, उसके अंदर ए और बी दोनों, उसके अंदर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रैम के आपके दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक रैम, उसके अंदर एक होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम वो रैम होता है जो कि कई बार रिफ्रेश होता है प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए जो वो उसका करेक्ट आंसर है। स्टैटिक रैम आपका प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया था उन सबका करेक्ट है। अगले जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। दोस्तों इसके अंदर आपको बता रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के एक कौन सी लिमिटेशन है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया स्पीड, उसके अंदर परिश्रम, उसके अंदर बुद्धि का अभाव, उसके अंदर शुद्धता। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक एक ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर की इन्फिनिटी होती है, कुछ भी काम कराओ कभी नहीं थकेगा। परिश्रम में भी सेम ही है, वो उसको कितना भी काम करवा लो वो कभी भी नहीं थकेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं आप जो काम करके थक गया हूँ, हमेशा जो है वो आप जो भी कमांड दोगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद बात करें शुद्धता, एक्यूरेसी आप उसके 100% होती है। बुद्धि का अभाव है, यानी कि उसके अंदर कोई ब्रेन नहीं होता है, ध्यान रखना। मैंने आपको जैसे शुरुआत वाले क्वेश्चन के अंदर बताया था कंप्यूटर के अंदर कोई ब्रेन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट आंसर है। इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछाएगी कि पैरा डिफाइन फॉर्मूले होते हैं जो सतही गणना का कार्य करते हैं, यानी कि आपको बताना कौन सा पैरा डिफाइन फॉर्मूला होता है जो कि आपके सतही जो कैलकुलेशन है उसका कार्य करता है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया फंक्शन, उसके अंदर वर्ड रैप, उसके अंदर ऑटोसम, उसके अंदर लॉजिकल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फंक्शन जो होता है वो उसके प्रीडिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो खुद ही गणना का कार्य करते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेल फॉर्मूला एल के एड्रेस में $4 का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि डॉलर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया रिलेटिव सेल, उसके अंदर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उसके अंदर मिक्स्ड सेल रेफरेंस, उसके अंदर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है उसका करेक्ट आंसर है। जहाँ पे भी आपको डॉलर का साइन दिख जाए वो आपको क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या करता है, शो करता है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बताइए दस्तावेज को डिजिटल रूप से सत्यापित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, यानी कि अगर आप अपनी जो डॉक्यूमेंट है अगर उसको डिजिटल रूप से यानी कि डिजिटल माध्यम से अगर आप उनको वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, वेरीफाइड करवाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको कौन सी सुविधाजनक आपको तरीका रहने वाला है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया आपको दिया राजीव वॉलेट, उसके अंदर दिया गूगल, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए राजीव वॉलेट, क्योंकि राजीव वॉलेट के अंदर आप जो है अपनी जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करवा सकते हो। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट क्या है, आपके गूगल तो आपका एक सर्च इंजन होता है, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। गूगल आपका सर्च इंजन है, क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउजर है, क्योंकि क्रोम के अंदर गूगल पाया जाता है, गूगल के अंदर आपका क्रोम नहीं मिलता।
ठीक है। बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के काम आता है, ठीक है। अगली जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बुझाएगी, ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग का और क्या नाम है, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया इंटरनेट बैंकिंग, उसके अंदर नेट बैंकिंग, उसके अंदर आपको ई बैंकिंग, उसके अंदर आपको वर्चुअल बैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है उसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना कि जो आपकी नेट बैंकिंग होती है, ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है, उसको इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए खाता खोला गया है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो भी पर्सन आते हैं, जो भी कैंडिडेट आता है, उनके तक अगर आपको वित्तीय सेवा पहुंचानी है तो उनके लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा जनाधार जो खाता है, यानी कि जनधन खाता जो उसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। सेविंग अकाउंट जो होता है, बचत खाता होता है, वो आपकी नॉर्मल बैंक के अंदर होता है। क्या हम बात करें आपका करंट खाता होता है, वो आपका क्या होता है, एक चालू खाता होता है, जिसके अंदर आपका जो बिजनेसमैन होता है वो उनके खाते होते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई ब्याज नहीं मिलते, ध्यान रखना। चालू खाते के अंदर आपको कोई ब्याज नहीं मिलते, बचत खाते के अंदर आपको सेविंग अकाउंट के अंदर ब्याज मिलती है। जनधन खाता जो होता है वो आपकी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए खोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा लेना। मैं इतने सारे क्वेश्चन के बीच में आपको ये वाला क्वेश्चन जो स्टार लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस बार पूछे जाने की पूरी चांसेस है इसके। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इसके चांसेस क्यों है, क्योंकि आपका जो जनवरी के अंदर जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है ये क्वेश्चन को पूछे जाने की जो संभावना है वो पूरी इसके अंदर सबसे बड़ा ऑप्शन दिया है जनवरी 2013, उसके अंदर दिया जनवरी 2014, उसके अंदर दिया आपको जनवरी 2012, उसके अंदर आपको जनवरी 2015। तो दोस्तों इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जनवरी 2015। जनवरी 2015 के अंदर जो है वो आपका राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल स्थापना की गई थी। एंड दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी 18 साल एज हो गई है एंड दोस्तों आप एक वोटर बनना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर NVSP की साइट पे जाना पड़ेगा। NVSP क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। NVSP द्वारा ही जो है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि टेक्स्ट के सामने गोला स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टेक्स्ट के सामने गोला स्टार यानी कि जैसे अभी यहाँ पे E लिखा हुआ है, उसके अंदर B, उसके अंदर C, उसके अंदर लिखा है D। दोस्तों ये सारी जो होती है वो होती है आपकी बुलेट्स। आपने देखा होगा कि वर्ड के अंदर जो है वो आपके एक बुलेट करके ऑप्शन मिलता है, वो जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बुलेट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नंबर आपका कुछ नहीं होता, ठीक है। नंबर जो होता है वो आपके साइड में लिखे होता है। उसका हम बात करें डिजाइन जो होता है वो अलग अलग टेम्पलेट बन जाते हैं। लेआउट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पृष्ठ लेआउट होता है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर पृष्ठ लेआउट का। पृष्ठ यानी कि जो आपका पेज होता है उसकी सेटिंग को आप देख सकते हो। अगर कोई पेज खड़ा है तो उसको टेढ़ा कर सकते हो, इसको बोला जाता है पेज ओरिएंटेशन। ये पूछे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज ओरिएंटेशन इसको बोला जाता है। अगर आपकी पेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चेंजेस है वो आपके लेआउट के अंदर मिलता है। दोस्तों बात करें क्वेश्चन 24 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप एक नई स्लाइड डालना चाहते हो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+M दबाना पड़ेगा। अगर आप एक न्यू फाइल खोलना चाहते हो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+N दबाना पड़ेगा। ध्यान रखना कंट्रोल जो N है उससे न्यू फाइल आती है एंड Ctrl+M से आपकी नई स्लाइड आती है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Ctrl+O से अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अगर उसके अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों वो आपका ओपन होता है, ठीक है। Ctrl+F से जो है वो आपके फाइंड का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके वर्ड के अंदर मिलता है आपको, ठीक है। ध्यान रखना जो मैंने आपको शॉर्टकट की वाली जो क्लास दी थी उसके अंदर मैंने आपको ये सारी शॉर्टकट की आपको बताई हुई है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने की क्या होता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क लगा सकते हो। यार दोस्तों जब मैंने आपको शॉर्टकट की यानी कि जो कल वाली क्लास थी उसके अंदर भी बताया था कि हाइपरलिंक जो अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों आपको यहाँ पे Ctrl+H नहीं दबाना है, Ctrl+K दबाना है। Ctrl+K से आपकी हाइपरलिंक आती है, Ctrl+S से आपका रिप्लेस का ऑप्शन आता है, ठीक है। ध्यान रखना है। Ctrl+M का मैंने आपको बता दिया, Ctrl+S से आपका रिप्लेस आता है, Ctrl+G से आपका गो टू का ऑप्शन मिलता है, Ctrl+F का आपका फाइंड का ऑप्शन मिलता है। एक शॉर्टकट की दबाने पर आपको ये तीनों ऑप्शन जो कि आपको Ctrl+F से फाइंड का, रिप्लेस का एंड गो टू का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप जो है इन शॉर्टकट को अप्लाई करके भी देख सकते हो। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए खालिस्तान, यहाँ पे खालिस्तान आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसमें कि खालिस्तान डाटा का प्रबंधन और रखरखाव के लिए खापे रखा जाता है, यानी कि आप अपने डाटा को जो कि उसको खापे रख सकते हो। इसके अंदर आपसे ऐसे पूछा है, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया सिस्टम, उसके अंदर जीमेल, उसके अंदर सिस्टम मैनेजर, उसके अंदर गूगल ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो आप अपनी फाइल कोई भी रख सकते हैं,
वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए बदलाव को आपको मॉनिटर करता है, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा तरीका है जिसके अंदर आपके द्वारा जो भी बदलाव होता है, जो भी चेंजेस होता है उसको मॉनिटर करता है वो। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया है ट्रेस मॉनिटर, उसके अंदर ट्रैक चेंज, उसके अंदर ट्रैक मॉनिटर, उसके अंदर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रैक चेंज। अगर आपने जैसे अपने फाइल का ट्रैक चेंज किया, यानी कि अगर आपने फाइल के अंदर जैसे वो चेंज किया, आपने जो भी चेंजेस किया है उस पर आपकी ये मॉनिटर यानी नजर रखता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन यानी कि उपयोग करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वायरलेस संचार आपका होता है दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका GPRS। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आएगा GPRS, ठीक है। GPRS जो है इसका करेक्ट आंसर है। GPRS क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, ठीक है। GPRS जो होता है वो आपका इस काम आता है। एंड वायरलेस जो होता है वो आपके संचार का समर्थन करता है। ये तीनों जो केबल है वो आपकी वायर वाली होती है, काम सेम करते हैं लेकिन वायर वाली होती है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे हेडफोन ऐसे आते हैं, यानी कि जो बहुत सारी लीड यानी कि ईयरफोन्स ऐसे आते हैं जिसकी जो केबल है वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होती है, तब जाकर उन पर सॉन्ग सुनाई देता है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी होती है जो आपकी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सिस्टम है। GPRS जो होता है वो आपकी वायरलेस होता है, जबकि कोएक्सियल, ऑप्टिकल एंड ट्विस्टेड जो पेयरवाइज होते हैं वो आपकी क्या होती है, केबल वाली होती है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए एक ऐसी कुंजी जो फंक्शन की वो चालू या बंद करती है उसे कहा जाता है, यानी कि उस कुंजी का नाम क्या होता है, उस कुंजी को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया पावर, उसके अंदर कंट्रोल, उसके अंदर टॉगल, उसके अंदर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टॉगल की। ध्यान रखना ऑप्शन सी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आरसीआईटी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस कारण से आप इनको रट लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए डोमेन नेम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया HTTP, ठीक है। उसके अंदर आपको HTTPS, उसके अंदर URL, उसके अंदर DNS। दोस्तों मैं आपको इन सबके बारे में बता देता हूँ। HTTP जो होता है वो आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके हम बात करें HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP और HTTPS के बारे में आपको पता होगा, वेबसाइट के शुरुआत में लिखा आता है। एंड दोस्तों जहाँ पे भी एस लिखा जाए यानी कि एस का मतलब होता है इधर सिक्योर। एंड दोस्तों आपको जिस भी वेबसाइट का आगे पैडलॉक यानी कि एक ताले जैसा चिन्ह दिख जाए, ताले जैसा मार्क दिख जाए, तो दोस्तों वो जो वेबसाइट होती है वो आपकी सिक्योर वेबसाइट होती है, ठीक है। ध्यान रखना उसके अंदर बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सिक्योर वेबसाइट की क्या पहचान होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही आपकी सिक्योर वेबसाइट की पहचान होती है कि उसके अंदर जो होता है HTTP के साथ में एस आता है। एंड दोस्तों आपके यहाँ पर एक पैडलॉक का चिन्ह होता है। उसके हम बात करें URL क्या होता है। अगर आप जो भी कोई क्वेरी है, जो भी आप सर्च करते हो गूगल पे, जो आपकी क्वेरी है वही क्वेरी आपकी क्या कहलाती है, URL कहलाती है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके हम बात करें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। DNS क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप .com लिखते हो, .in लिखते हो, दोस्तों आपके DNS ही होते हैं, ठीक है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो होता है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताया कि MS वर्ड में खालिस्तान विकल्पों की पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट यानी कि घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बताना है कि जैसे अभी आपके सामने PDF खुली है, इसके पीछे जो घोस्ट टेक्स्ट यानी कि जो फीकी पार्ट है वो सम्मिलित करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ घोस्ट टेक्स्ट क्या होता है। इसके अंदर जैसे टेक्सटियल लिखा हुआ है तो ये वाटरमार्क लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वाटरमार्क बोलते हैं। वाटरमार्क जो होता है वो आपका घोस्ट टेक्स्ट होता है। तो दोस्तों इसका अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वाटरमार्क, उसके अंदर पेज कलर, उसके अंदर मार्जिन, उसके अंदर हाइपरलिंक। तो वाटरमार्क जो है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें हाइपरलिंक क्या होती है, तो दोस्तों अगर आप किसी भी वेबसाइट को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको वहाँ पर हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। Ctrl+K जो होती है वो उसकी शॉर्टकट की होती है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया। अगले जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई मापने में काम आता है। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन काफी बार बताया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया सम, उसके अंदर लेंथ, उसके अंदर लेन, उसके अंदर काउंट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आखिरकार पूछ क्या रहा है। जैसे कोई वर्ड, जैसे मेरा नाम राहुल, अगर मुझे इसकी लंबाई नापने की, इसके अंदर टोटल कितने वर्ड है, तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बराबर लेन, ठीक है, उसके हमने लिखना पड़ेगा आपको जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको वर्ड के अंदर लंबाई नापनी है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके आने ये आपकी लंबाई को नाप के बताएगा कि कितने लेंथ है इसकी। उसके आने इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5, क्योंकि RAHUL इस प्रकार से आपके टोटल 5 वर्ड बनते हैं। तो ये जो होता है वो आपकी लंबाई काम आता है, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई काम आता है, टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई अपने काम आता है। यानी ऑप्शन जो सी है वो उसका करेक्ट आंसर। लेंथ जो है वो आपके पूरा फॉर्मूला नहीं लगता, केवल लेन लगता है, वो जो भी कैपिटल के अंदर लगता है, ध्यान रखना, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे से पूछा गया मॉनिटर के रिजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। रिजोल्यूशन जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, बता देता हूँ। रिजोल्यूशन क्या होता है, जो आपकी पिक्सल की जो अधिकतम संख्या होती है वो आपके रिजोल्यूशन होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो आपके हर्ट्ज के अंदर नापा जाता है। ध्यान रखना, हर्ट्ज के अंदर आपका मॉनिटर का रिजोल्यूशन नापा जाता है। एंड प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो आपकी डीपीआई के अंदर नापी जाती है। डीपीआई की फॉर्म होती है डॉट पर इंच, ठीक है। ध्यान रखना। इसके अंदर बात करें ऑप्शन की, तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है पिक्सल की अधिकतम संख्या जो मॉनिटर की क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित करता है। उसके अंदर दिया यह एक इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा इनपुट कराने काम आती है। उसके अंदर ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर ये स्थायी पढ़ने प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक जो ऑप्शन है उसको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका ऑप्शन ए। जैसे कि मैंने आपको बताया पिक्सल की जो संख्या होती है वो उसका करेक्ट आंसर है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन देते जाए कि 160 बाई 120 है, अगर इसकी बताओ कि इसके अंदर पिक्सल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, तो दोस्तों आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तभी आपका जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन यानी कि पिक्सल की जो संख्या वो निकल के आती है। ध्यान रखना। हम बात करें ये एक इनपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में ऑडियो डाटा इनपुट कराने काम आती है। तो दोस्तों ये नहीं होता, क्योंकि माइक होता है जो आपके कंप्यूटर में ऑडियो डाटा इनपुट कराने काम आता है। बात करें आपकी ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये भी गलत है। करें आपके ऑप्शन डी के, तो इसके अंदर आपको दिया है ये हार्ड कॉपी प्रदान करता है। दोस्तों आपका हार्ड कॉपी प्रिंटर प्रदान करता है। दोस्तों मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि प्रिंटर जो होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस की एक ट्रिक होती है, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल ER और OR जिसकी भी वर्ड के एंड में दिख जाए वो 90% यानी कि 99% केस के अंदर वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। ध्यान रखना। स्कैनर जो है वो उसके अंदर अपवाद बोल सकते हो आप। स्कैनर जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन ये बाकी जो 99% जो केस होता है उसके अंदर आपका जिसके पीछे भी ER या OR आ जाता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। चाहे आप प्रिंटर ले लो, चाहे मॉनिटर ले लो, स्पीकर वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपके क्या होता है आउटपुट डिवाइस होते हैं। आई होप आपको समझ बैठा होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि MS Excel 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के फलों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोल रहा है। इसके अंदर ऐसे पूछा है कि अगर आप जैसे कि आपने 30 के अंदर 4 का भाग दिया, तो दोस्तों आपके 7 बार भाग गया है। दोस्तों आपके 2 शेषफल जो है वो आप पे रह जाता है। तो दोस्तों आपका जो 2 प्रदर्शित करेगा वो कौन से फॉर्मूले से करेगा, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा शेषफल आपका बचा हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया मोड, उसके अंदर दिया फैक्ट, उसके अंदर दिया काउंट, उसके अंदर डिवीजन यानी DIV यानी डिवीजन होता है। उसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मोड। मोड के द्वारा जो है वो आप अपना शेषफल प्रदर्शित कर सकते हैं, वो यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका दो जो है शेषफल यहाँ पर बचा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर में सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिया था कि जो आपके सिक्योर वेबसाइट होती है, सिक्योर संचार के लिए जो आपका यूज़ किया जाता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना HTTP के पीछे एक S आता है एंड एक पैडलॉक का आपका चिन्ह होता है। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। आगे जो है मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछाएगी 36वां क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछाएगी खालिस्तान से विंडो 10 में अपना डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन नेटवर्क पर साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विंडोज एलो। विंडोज एलो के द्वारा जो है वो आप अपने डिवाइस एप्लीकेशन ऑनलाइन नेटवर्क पर अपने साइन इन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का एक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर आया होगा, आपने ऑप्शन सी दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों ALU की फुल फॉर्म मैंने आपको काफ़ी बार बताई हुई है, फिर बता देता हूँ। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों ALU जो होता है वो आपके गणना करने का काम आता है। CPU के अंदर आपका ये लगा होता है, यानी कि CPU के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर आपका ये लगा होता है, ठीक है। फुल फॉर्म वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। फुल फॉर्म वाली क्लास जरूर लेके जाना है। शॉर्टकट की जो वाली क्लास है उसको भी जरूर ले लेना, वो मैंने आपको डाल दी है। RCET एग्जाम 2022 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सारी जो वीडियोस है वो उपलब्ध है। अगर आप उन 10 से 15 वीडियोस को देख जाते हो तो दोस्तों आपकी 90% अभाव आराम से बनेगी, इसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होगी। एंड दोस्तों आप जो है अपने भविष्य यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए तो इतना कर ही सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है। विंडोज डिफेंडर वो होता है जो आपके कंप्यूटर को वायरस, एंटीवायरस, जो वायरस, ट्रोजन और जो आपके जो साइबर खतरे होते हैं उनसे क्या करता है, आपकी रक्षा करता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है रियल टाइम एंटीवायरस, उसके अंदर रियल टाइम फायरवॉल, उसके अंदर कंप्यूटर गेम, उसके अंदर रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है रियल टाइम एंटीवायरस जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है कंट्रोल अपने होल्ड करके रखो अपने जो कीबोर्ड है उसके अंदर आप जो है माउस से किसी भी जो विंडोज है यानी कोई भी जो स्लाइड है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। एंड दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप Alt+F4 दबाओगे तो आपके सामने जो विंडो खुली हुई होती है वो आपकी क्लोज हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रही है, कार्य प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सुपर कंप्यूटर, एक होता है आपका मिनी कंप्यूटर, एक होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एक होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखना, स्क्रीन छोटे इस कारण से मैं लिख नहीं सकता, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है भंडारण के आधार पर भी और कार्य प्रदर्शन के आधार पर। दोस्तों बात करें सुपर कंप्यूटर आपका कहाँ यूज आता है, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके ज़्यादातर आपके वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं, जो आपके साइंटिफिक जो आपके रिसर्च सेंटर होता है उनके अंदर सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बात करें आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस होता है, उसके अंदर आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए, रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का यूज किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि अगर आप जैसे गूगल पे कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा बार सर्च करते हो, यानी कि बार बार उसको सर्च करते हो, तो दोस्तों वो जो चीज़ है वो आपकी कैश मेमोरी यानी क्लिप बोर्ड के अंदर क्या हो जाती है, वो आपकी सेव हो जाती है। दोस्तों सेव होने के बाद में आप जैसे ही उस जो आपकी क्वेरी है उसको वापस लिखने लगते हो, तो दोस्तों आपके सामने वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, लिख के आ जाता है। आप उस पर जस्ट क्लिक करके आप अपनी जो वेबसाइट है वहाँ तक पहुँच जाते हो। दोस्तों जो आपके सेव हुआ होता है वो आपका सेव कहाँ पर होता है, क्लिप बोर्ड यानी कि कैश मेमोरी के अंदर आपका जो है वो आपका सेव होता है। दोस्तों आप जो भी Ctrl+C करके जो भी चीज़ यानी टेक्स्ट कॉपी करते हैं वो आपके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव होता है। दोस्तों आपके जो एक साथ ही बार जो सूचना को संग्रहित करते हैं वो आपकी करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, ये बात भी ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का काम करता है। दोस्तों अच्छी गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक्स जो होता है वो आपके प्लॉटर छापता है, ध्यान रखना ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है। दोस्तों आप जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, अभी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जो है जैसे अभी सीकर में बैठे हुए हो, मैं जयपुर से वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों आप जो है मुझसे जुड़े हुए हो, यानी कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उन सबसे जुड़े हुए हो। तो दोस्तों आप जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हो, तो दोस्तों उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनेट। ध्यान रखना इंट्रानेट नहीं होगा, इंट्रानेट का इस्तेमाल होता है। मैं आपको देता हूँ इंट्रानेट वो होता है जो वो आपके एक ऑफिस के अंदर लगा हुआ होता है, वो आपका इंटरनेट होता है। इंटरनेट होता है जो आपकी पूरी दुनिया में लगा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया को जो जोड़ने का काम करता है वो इंटरनेट होता है। इंटरनेट आपके एक ऑफिस यानी कि एक कमरे के अंदर जितने बंदे बैठे हुए हैं, एक एरिया के अंदर जितने बंदे बैठे हुए हैं, उनका जोड़ने का काम आपका इंट्रानेट करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया अगस्त 2013, उसके अंदर सितंबर 2014, उसके अंदर अगस्त 2014, उसके अंदर जनवरी 2017। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, अगस्त 2014 के अंदर आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट हुई थी। एंड दोस्तों ये जो है जनधन योजना महिलाओं के नाम पे होती है। आपका जो जन आधार कार्ड होता है वो ध्यान रखना हमेशा महिलाओं के नाम पर बनता है, ठीक है। एंड दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है उसके अंदर अगर आप खाता खुलवाना चाहते हो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी पैसा पे नहीं करना होता, 0 रुपये में आपका खाता यहाँ पर खुल जाता है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछाई VSBY योजना होती है, इसके तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली राशि का जो लाभ होता है वो क्या होता है, यानी कि दी जाने वाली राशि क्या होती है। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया 40,000 रुपये, उसके अंदर 50,000, उसके अंदर 30,000, उसके अंदर 10,000। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 30,000 रुपये जो है वो आपकी VSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि आपके जैसे और भी भाई बहन हैं जिनको अभी इस क्लास की ज़रूरत है उनको ये क्लास पहुंच जाए एंड दोस्तों उनकी भी अच्छी परसेंटेज बन जाए, ठीक है। आपके फ्यूचर का सवाल है एंड दोस्तों उनकी फ्यूचर का सवाल है। आपको पता है कि आपका जो RCT का एग्जाम होता है वो आपका केवल एक बार होता है, ऐसा नहीं आप बार बार उसको देख सकते हो। तो इस कारण से जो है आप आई होप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख रहे होंगे एंड दोस्तों आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए निम्न में से कौन सा औसत का सही सूत्र आपको बताना है कि एवरेज का कौन सा सही फॉर्मूला है। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, जब भी आपके MS एक्सेल के अंदर कोई भी सेल का एड्रेस लिखा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपका एक वेरिएबल आता है, उसके अंदर आपका कोई नंबर आता है, इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ध्यान रखना हमेशा एक वेरिएबल आएगा सबसे पहले, उसके अंदर आपका एक नंबर आएगा। चाहे वेरिएबल यहाँ पे 2 हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन आपका उसके अंदर आपका एक नंबर आएगा, उसके अलावा बीच में कुछ नहीं आएगा। उसके अंदर स्टार्टिंग में कभी भी आपका एक नंबर नहीं आएगा, हमेशा एक वेरिएबल आएगा, ध्यान रखना। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको 2 सेलों के बीच में एड्रेस का डिफाइन करना है तो दोस्तों उन दोनों के बीच में हिंदी के अंदर बात करें तो विसर्ग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आपका एक विसर्ग आएगा, इसके अलावा आपका और कुछ नहीं आएगा। बात करें इसके अंदर ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है जो कि गलत है। उसके हम बात करें आपके ए, उसके हम यहाँ पर आपका सेमीकोलन लगा हुआ है, ये भी गलत है। उसके हम बात करें यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन एवरेज की जो स्पेलिंग है वो आपकी पूरी आती है, ये इसके अंदर स्मॉल नहीं आती है।
यानी कि ऑप्शन जो ए है वो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन दिया ए दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताएगी निम्नलिखित में से किस फॉर्मूले का उपयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपको रिकॉर्ड का पता लगाना है तो दोस्तों आपको कौन से फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वी लुकअप, उसके अंदर दिया आपको गूगल सीक, उसके अंदर दिया एवरेज, उसके अंदर दिया सम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अगर आपको संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर वी लुकअप का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। गूगल सीक का आप जो है इस्तेमाल पूर्वानुमान लगाने के लिए करते हो, ध्यान रखना। वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए आपका गूगल सीक का इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज के यानी कि औसत निकलता है, सम से जो आपका जोड़ निकलता है, ठीक है। एवरेज से आपका औसत निकलता है, सम से आपका जोड़ निकलता है, ठीक है। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछाएगी निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने या वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वी लुकअप का, गूगल सीक का, एवरेज का, सम का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। गूगल सीक का इस्तेमाल जो है वो आप अज्ञात वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस आपके लिए इस प्रकार से जो PDF है वो उसको बनाने में, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा कि पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसकी क्या आ जाता है। यानी कि एक स्लाइड है उससे आप जो है दूसरी स्लाइड के अंदर जाते हो उसको क्या बोला जाता है। तो दोस्तों उसको बोला जाता है आपके स्लाइड ट्रांजिशन। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो ए है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के आज की इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे बताइए MS आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग क्या है। दोस्तों आपको बताना है MS आउटलुक का आप यूज कहाँ पे करते हो। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया इसका उपयोग ड्राइव एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। उसके अंदर इसका उपयोग गणना करने की वाली एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। उसके अंदर इसका उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। उसके अंदर आपको इसका उपयोग ब्राउजिंग एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। इसका उपयोग जो है ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना MS आउटलुक जो होता है, दोस्तों ध्यान रखना MS आउटलुक जो होता है वो आपके एक ईमेल क्लाइंट के रूप में भी कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन जो सी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन सी दिया होगा। तो दोस्तों ये थे आपके RSAT के टॉप 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको जो है 50 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल आपको बताया है, दूसरे इनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखे। दोस्तों हमने आपको 75 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन चाहिए हो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। आपकी तैयारी कैसी है जिससे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक प्लेलिस्ट वाली जो वीडियोस है अगर आपने उनको नहीं देखा तो वीडियोस को देख लेना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको RSAT से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट RSAT वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।